अच्छा, तो अब हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? तो हम कहते हैं कि इफ टू साइड्स of the parallelogram, two adjacent sides of the parallelogram are showing two vectors, then we make complete parallelogram, then the diagonal of the parallelogram will be their resultant। मतलब कहने का ये है कि अगर ये दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर A और वेक्टर B, ये दो वेक्टर किसी पैरेललोग्राम के दो साइड्स हैं, if these two vectors are two adjacent sides of the parallelogram, then we will make complete parallelogram। हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इसके पैरेलल ये B कहलाएगा, और यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये A कहलाएगा। इसी तरीके से हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया। अब ये जो लाइन होगी, ये लाइन जो अब होगी, इसको कहते हैं डायगोनल, और ये जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल हमारा रिजल्टेंट कहलाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू A प्लस B। तो इस रूल को ऐसे हम आगे जाके लिखेंगे कि इफ two vectors are two adjacent sides of the parallelogram, then the diagonal of this parallelogram will be their resultant। इस लॉ से देखें हमें क्या फायदा है। देखें, हम आगे जाके पढ़ते हैं कि वेक्टर एडिशन जो होती है वो कम्यूटेटिव होती है। कम्यूटेटिव का मतलब है कि A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A, यानी वेक्टर का ऑर्डर चेंज करने से उनके रिजल्टेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये यहाँ से क्लियर है। अगर आप थोड़ा सा हेड टू टेल रूल को याद रखें तो आपने वेक्टर A के हेड पे वेक्टर B का टेल रखा, यानी आप क्या करना चाहते हैं, आप A प्लस B करना चाहते हैं। तो ये देखें, ये आपका रिजल्टेंट बना। ये रिजल्टेंट किसका बना? A प्लस B का। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो आप B के हेड पे A का टेल रख रहे हैं। मतलब अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप कर रहे हैं B प्लस A। तो देखें, फिर भी वही लाइन जो है, वही लाइन, ये वाली लाइन जिसको हमने थोड़ी देर पहले A प्लस B कहा था, अब हम इसी लाइन को B प्लस AB कह सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन कर सकता है कि अगर हम ये शो करना चाहते हैं कि भाई वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव है, तो ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से। तो ये थोड़ी सी पॉइंट लिख लें आप। इफ टू वेक्टर्स आर टू एडजेसेंट, if two vectors are two adjacent sides of a parallelogram, then diagonal of the parallelogram will be their resultant। इसको कहते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। और इसमें भी हम कितने वेक्टर ऐड कर सकते हैं? दो वेक्टर ऐड कर सकते हैं। टू वेक्टर्स कैन बी एडेड। और इस प्रिंसिपल से या इस लॉ से हमें क्या एडवांटेज है? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वेक्टर एडिशन ओबे कम्यूटेटिव लॉ, यानी वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव एंड दिस कैन बी demonstrated by using this law। यानी इस लॉ को यूज करके हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि भाई A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A है। तो ये ग्राफिकल मेथड से जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, अब हम इस पे कुछ MCQs भी कर सकते हैं। जैसे एक MCQs कर रहे हैं, एक MCQs हम स्टार्टिंग में कर रहे हैं कि अ गर्ल वॉक्स 8 मीटर साउथ एंड देन she turns to east and moves 6 meter. Find her net displacement।
ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शंस में लिख रहा हूँ 14 मीटर, 8 मीटर, 12 मीटर, और लास्ट में मैं लिख सकता हूँ 10 मीटर, और एक और ऑप्शन भी लिख सकता हूँ 0। ठीक है। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे आप सबसे पहले ये डायग्राम बनाएंगे, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट। ठीक है। अब आप देखें ये 8 मीटर साउथ है, तो आप एक नीचे लाइन बनाएंगे और आप अज्यूम करेंगे कि ये 8 मीटर की है। इसके बाद ईस्ट है, और ईस्ट में कितना है 6, तो आप इसको ऐसे रखेंगे। अब अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल रिजल्टेंट कैसे मिलेगा? तो हम पहले वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करेंगे। तो अगर आप देखें तो ये आपका क्या बन चुका है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है। और राइट एंगल ट्राइंगल में ये बेस है, ये आपका क्या कहते हैं परपेंडिकुलर है, और आपका इंटरेस्ट हेपाटिन्यूज में है। तो आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो अभी सुन लें। हेपाटिन्यूज बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेस की जगह क्या लिखेंगे 6 और परपेंडिकुलर की जगह 8। तो ये फाइनली हो जाएगा 36, 64, 100 हो जाएगा, और 100 का रूट जो है वो 10 होगा। तो इसका ऑप्शन 10 होगा। अच्छा आप क्वेश्चन देखें, अ मैन वॉक्स 8 मीटर स्ट्रेट, 8 मीटर स्ट्रेट। अब मैं ऐसे कंसीडर करता हूँ कि स्ट्रेट ये है, ये 8 मीटर स्ट्रेट है, यानी 8 मीटर वो स्ट्रेट जा रहा है, और अचानक से वो लेफ्ट पे टर्न कर रहा है। तो अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ, सपोज करें ऐसे जा रहा हूँ, तो मेरा लेफ्ट ये है जिससे मैं लिखूंगा। तो मैं लेफ्ट पे टर्न ले रहा हूँ, यानी मैं टर्न ऐसे लूँगा। तो मैंने ऐसे टर्न लिया और मैंने कितना वॉक किया 12 मीटर। तो इसकी लाइन थोड़ी सी बड़ी बननी चाहिए। तो ये 12 मीटर मैंने ऐसे वॉक किया। अच्छा अगर मैं सपोज करें ऐसे ऊपर जा रहा हूँ, और उसके बाद मैंने टर्न कैसे लिया है, तो अगेन मैंने टर्न लिया है लेफ्ट पे। ठीक है, अगेन मैंने टर्न लिया है लेफ्ट पे, और कितना वॉक किया है 8 मीटर। तो अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो लेफ्ट क्या होगा, ये होगा। तो ये हमारा 8 मीटर हो गया। अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि फाइंड हिज नेट डिस्प्लेसमेंट। तो अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ये हमारा फर्स्ट वेक्टर था। तो रिजल्टेंट जो होगा वो रिजल्टेंट हम कैसे बनाएंगे, तो हम पहले वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा रिजल्टेंट कहलाएगा। तो ये रिजल्टेंट कितना होगा, तो ये डिपेंड करेगा आपके कॉमन सेंस पे। इसका एक ऑप्शन में और भी डाल देता हूँ जो कि 12 मीटर होना चाहिए। तो कॉमन सेंस है आपका कि अगर भाई ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर होगा। तो इसका मतलब है इसका नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 12 मीटर होगा। ठीक है, इसी तरीके से अब आप इस क्वेश्चन को देखें। ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है, अ बॉय वॉक्स 10 मीटर स्ट्रेट and turn his left and walk 3 meter and then turns his, ऐसे लिख लें, and again turns his left and walks। ठीक है, a boy walks 10 meter straight and turn his left and walks 3 meter, then again turns his left and walks 6 meter, find net displacement। थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। तो 10 मीटर स्ट्रेट, ये 10 मीटर स्ट्रेट है। स्ट्रेट के बाद हमने टर्न लिया है। टर्न कैसे लिया है, लेफ्ट पे। अब सपोज करें ये स्ट्रेट है, तो लेफ्ट का मतलब होगा ऊपर। तो ये लेफ्ट पे हमने टर्न लिया, और हमने कितना वॉक किया 3। इसकी मैं लाइन थोड़ी सी बड़ी बना देता हूँ, ये 3 हो गया। उसके बाद अगर हम ऐसे सीधे जा रहे हैं तो हम टर्न ले रहे हैं लेफ्ट पे। लेफ्ट मतलब ऐसे आएंगे, और कितना वॉक किया हमने 6। तो सपोज करें ये 6 है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि इसका नेट डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम देखें तो हम हेड टू टेल रूल के मुताबिक क्या करेंगे, फर्स्ट वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ हुई है। अब ये तो लाइन हमें मिल गई, लाइन तो सबको निकालना आती होगी। अब सॉल्यूशन कैसे होगी, देखें थोड़ा सा कॉमन सेंस।
यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कितना है 10, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा कितना है 6। इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 4 होगा। कैसे भाई? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना था 10, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना था 6। इसका मतलब है ये जो थोड़ा सा आगे होगा ये कितना होगा 4। तो हम नीचे क्या लिख सकते हैं 4, और ये साइड कितनी है 3। हमारा इंटरेस्ट किस लाइन पे है? ग्रीन पे। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। हम कह रहे हैं कि भाई ये अगर 4 है, ये अगर 3 है, तो ये कितना होगा? तो कुछ स्टूडेंट को याद भी होगा 4 3 का पाइथागोरस कितना बनता है? 5 बनता है। अगर याद नहीं है तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और इसका 5 बनेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 5। तो इसी तरीके से आप इनको नोट कर लें तो फिर आगे चलते हैं। अच्छा, आप ये MCQs देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आर? इस वेक्टर आर के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो यूजुअली कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं भाई r इज इक्वल टू a+b, पर ऐसे नहीं होगा, डायग्राम को देखना पड़ेगा। अगर हम हेड टू टेल रूल देखें तो हमने वेक्टर a के हेड पे r का टेल रखा है, यानी हम क्या कर रहे हैं a+r कर रहे हैं। ये हमारा जो फर्स्ट वेक्टर है, ये हमारा सेकंड वेक्टर है, और इसी केस में b जो है वो हमारा रिजल्टेंट है। ऐसे है सीन। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सपोज अगर हम इसको ऐसे करें कि भाई r यहाँ पे ही पड़ा हो, और अगर हम a को इस साइड पे ले जाएंगे तो a बन जाएगा माइनस का। इसका मतलब है कि इसमें से करेक्ट इक्वेशन कौन सी है? तो करेक्ट इक्वेशन है r इज इक्वल टू b माइनस a। जैसे आपको पता होगा कि जब अगर हम ऐसे लिखते, सपोज करें ये अगर हमने ऐसे लिखा होता, ठीक है, अगर हमने ऐसे लिखा होता तो ये आपका वेक्टर a हो गया, ये आपका वेक्टर b हो गया, और ये आपका r हो गया। हेड टू टेल रूल मतलब हम इसको ऐसे लिखते कि भाई वेक्टर b प्लस वेक्टर a इज इक्वल टू r। और आपको पता है कि सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं? सपोज अगर मैं b माइनस a करना चाहता हूं तो मैं इस वेक्टर a का डायरेक्शन जो है वो रिवर्स कर दूंगा। यानी पहले वेक्टर a ऐसे था, अब वेक्टर a कैसे बनेगा? यानी ये वेक्टर हो जाएगा माइनस a आपका, क्योंकि अब मैं क्या करना चाहता हूं? अब मैं करना चाहता हूं b माइनस a। तो जब मैं b माइनस a करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? यहाँ प्लस की साइन ही लिखूंगा, a का डायरेक्शन चेंज कर दूंगा। a का डायरेक्शन पहले ऐसे था, अब a का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि आपकी तस्वीर जो है वही की वही बनेगी। यानी अब आपका ये बन गया क्या? ये आपका बन गया माइनस a, और ये आपका बन गया b, और ये आपका बन गया r। तो इसी तरीके से, इस तरीके से भी समझ सकते हैं, इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो इसका राइट चॉइस जो होगा वो C होगा। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फोर्सेस में प्रोड्यूस इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम हम उसको कहते हैं जब रिजल्टेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होता है। तो ये क्वेश्चन वही हो गया कि भाई हमें रिजल्टेंट 0 कब मिलेगा? तो अगर आप पहले ग्रुप में देखेंगे 3 फोर्सेस हैं, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि अगर आपके पास 3 फोर्सेस होंगे तो वो आपको रिजल्टेंट 0 कब देंगे? तो हम कहेंगे यहाँ पे हमारा a जो है वो 20 है, यानी बड़ा वेक्टर जो है वो 20 है, और दो छोटे वेक्टर का सम 20 के इक्वल होना चाहिए या 20 से बड़ा होना चाहिए। पर जब हम सम करेंगे तो 17 होगा, और 17 20 से बड़ा नहीं हो सकता या उसके इक्वल भी नहीं हो सकता। इसीलिए ये पेयर हमें कभी भी 0 रिजल्टेंट नहीं दे सकता, यानी हमें इक्विलिब्रियम नहीं दे सकता। ऑप्शन नंबर बी को चेक करें तो इसमें बड़ा फोर्स कौन सा है? 4, और दो छोटे फोर्स का सम या तो 4 होना चाहिए या तो 4 से ज्यादा होना चाहिए, पर दो छोटे फोर्स का सम कितना आ रहा है? 3। इसका मतलब है ये पेयर भी हमें रिजल्टेंट 0 नहीं दे सकता। अगर आप इस पेयर को देखें तो इसमें 2 फोर्सेस दिए गए हैं। याद रखिएगा 2 फोर्सेस या 2 वेक्टर्स आपको रिजल्टेंट 0 तब दे सकते हैं जब वो मैग्नीट्यूड में
इक्वल होंगे। अगर वो मैग्नीट्यूड में डिफर करेंगे तो वो आपको कभी भी जीरो रिजल्टेंट नहीं दे सकते। तो ये दो फोर्सेस हैं इस ग्रुप में और इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो हम कहेंगे ये कभी भी हमें रिजल्टेंट जीरो नहीं दे सकते। अब ऑप्शन डी को करें। एक कॉमन सेंस है, अगर 3 ऑप्शन नहीं है तो यही होगा, पर चेक कर लेते हैं। इसमें बड़ा फोर्स देखें कौन सा है, 15, और दो छोटे फोर्स का सम देखें 15 से ज्यादा है, 17 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये हमें रिजल्टेंट जीरो दे सकता है और ये इक्विलिब्रियम को प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अ मैन वॉक्स 8 मीटर स्ट्रेट। अब मैं ऐसे कंसीडर कर रहा हूं कि ये स्ट्रेट है 8 मीटर एंड टर्न्स हिज राइट। अगर मैं ऐसे स्ट्रेट जा रहा हूं तो मेरा राइट ये होगा, इस तरीके से ये राइट होगा, और कितना चलना है 12, ये हो गया 12 मीटर। अब अगर मैं ऐसे जा रहा हूं सपोज करें, तो अब मैं कहाँ टर्न ले रहा हूं, लेफ्ट पे, तो लेफ्ट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और लेफ्ट पे इसने कितना मूव किया है 8, तो बहुत मुश्किल हो गया, इसको समझें कि ये 8 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए रिजल्टेंट। तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक आपको फर्स्ट वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड के साथ ज्वाइन करना है। तो आपका इंटरेस्ट इस लाइन में है, ये वाली लाइन है, इसमें इंटरेस्ट है। अब तस्वीर कुछ अजीब बन गई है, आप कॉमन सेंस यूज करेंगे। ये यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है, इसका मतलब है ये 6 होगा, क्योंकि पूरा 12 है, आधा आधा हो जाएगा, ये 6 होगा, ये भी 6 होगा। तो कॉमन सेंस है, अगर ये 6 होगा, ये 8 होगा, तो ये कितना होगा, तो पैथागोरस थ्योरम से। तो पैथागोरस थ्योरम अगर ये एक 8 है, दूसरा 6 है, तो ये 64, 36, ये 100 का रूट 10। इसका मतलब है ये लाइन 10 होगी, नीचे वाली लाइन भी 10 होगी, पर हमारा इंटरेस्ट इस पूरी लाइन में है, तो हम कहेंगे 10 + 10 कितने बनेंगे, 20 बनेंगे। तो ये फाइनली हमारा रिजल्ट होगा। इसके साथ ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया है, कभी कभी ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, ये इसको देख लें। अ सिंगल वेक्टर विच शोज द सम ऑफ ऑल वेक्टर्स इज नोन है। सम ऑफ ऑल वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, तो हम इसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। अब ये समझ में आपको आना चाहिए। अब ये देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेगा। फॉर 2 वेक्टर्स ए बी, ये 2 वेक्टर्स हैं ए बी, एज शोन, जैसे आपको मैं दिखा रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज देयर रिजल्टेंट, इनमें से कौन सा वेक्टर है जो आपको रिजल्टेंट शो कर रहा है। अब देखें यहां पे क्या है कि ये 2 एडजेसेंट वेक्टर्स हैं, ये 2 एडजेसेंट साइड्स हैं। तो हम टेक्निकली क्या करेंगे, हमने पढ़ा हुआ है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। जब हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये इसका रिजल्टेंट होगा, यानी ये वाली जो लाइन है वो आपको a + b देगी। अब आप देखें इस तरह का शेप किस लाइन का है, तो आप देख सकते हैं, तो ये लाइन यही है, इसका शेप और इसका शेप सेम है, तो हम कहेंगे C ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो आप इसको नोट कर लें, तो फिर मैं इरेज करता हूँ।